मित्रों, समय समय पर हम आप सभी को खास व्यक्तियों से मिलवाते रहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में या एक खास क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया हो। ऐसे ही आज हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जिन्होंने सामाजिक उद्देश्यता, पत्रकारिता और रिपोर्टिंग के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनका नाम है राकेश कुमार अग्रवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया पारुल जी। जी सर, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के निवासी हैं, कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई और वर्तमान समय में आप क्या कर रहे हैं। पारुल जी, महोबा जनपद जो एक नवसृजित जनपद है 1995 में अस्तित्व में आया। इसके पहले यह हमीरपुर जनपद का हिस्सा हुआ करता था और उसकी एक छोटी तहसील है कुलपहाड़। मैं प्रॉपर कुलपहाड़ का रहने वाला हूँ और मेरी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा कुलपहाड़ में ही हुई है। इसके बाद मैं बीएससी करने के लिए चित्तौड़गढ़ राजस्थान गया और इसके बाद मैंने बी फार्मा किया उदयपुर राजस्थान से। वापस वहाँ से आने के बाद मैंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से एमए किया राजनीति विज्ञान से। जी, और वर्तमान समय में आप क्या कार्य कर रहे हैं, किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। मैं 2 क्षेत्रों में एक साथ काम कर रहा हूँ। मूल क्षेत्र है शिक्षा। मैं एक इंटर कॉलेज जो सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध है उसका मैं डायरेक्टर हूँ, निदेशक हूँ। और इसके अलावा मैं स्वतंत्र रूप से आज भी लेखन कार्य कर रहा हूँ, फीचर राइटिंग कर रहा हूँ और एक बुक लिखने की तैयारी कर रहा हूँ। जी, हुआ क्या, एक बार मैं शुरुआत से ही मेरी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा है। मेरे पिता और पिता के बाद मेरे भाई, वो सब लोग पत्रकारिता से जुड़े हुए थे, तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड पत्रकारिता से रहा है। और चूँकि मैं विकलांग हूँ, आवागमन की मेरे लिए दिक्कत थी, तो मुझे एक अच्छा मौका मिला इस अवसर को कैच करने का। तो मैं पत्रकारिता में आ गया, क्योंकि खबर बैठकर ही अक्सर कंपोज करनी होती है। तो अक्सर मेरे बड़े भाई मुझे खबरें दे दिया करते थे कि आप इसको तैयार कर दीजिए। तो आप ये कह सकते हैं कि शुरुआत से ही मुझे लेखन का मेरा पॉलिशिंग शुरू हो गई थी। जी, मतलब पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है, इस वजह से आप इस क्षेत्र में आए हैं। लेकिन पत्रकारिता के लिए आपने कोई कोर्स किया है या? जी, ये लगभग 1989 की बात है। उस समय पत्रकारिता का कोर्स भारत में एज सच उस स्तर पर शुरू नहीं हुआ था जिस स्तर पर आजकल पत्रकारिता की पढ़ाई होती है। तो ये हमारा फैमिली एक बैकग्राउंड जो मुझे मिला और उसका जो मुझे फ़ायदा मिला, दूसरा मुझे जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिला मेरा अध्ययन। और मैं जब बी फार्मा करने के लिए उदयपुर राजस्थान गया तो संयोग से मुझे वहाँ 2 शख्सियत ऐसी मिली जिसके बारे में मुझे लगा कि इन पर लिखना जरूर चाहिए। एक थे प्रोफेसर रघुवीर सिंह राठौर और वो मेरे मित्र के घर के बगल में रहते थे। तो मैंने मित्र से कहा कि मुझे राठौर साहब का इंटरव्यू करना है। प्रोफेसर रघुवीर सिंह राठौर इंटरनेशनल क्रिकेट अंपायर थे और वो भोपाल नेवल यूनिवर्सिटी में, उदयपुर में, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में वो ज्योग्राफी के प्रोफेसर थे। तो उन्होंने मुझे प्रोफेसर सर से मिलवाया। और मैं बताऊं अच्छी बात कि प्रोफेसर रघुवीर सिंह राठौर वो अंपायर थे जिन्होंने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में टेस्ट मैच की अंपायरिंग की थी। और रंगभेद नीति के कारण दक्षिण अफ्रीका को टेस्ट क्रिकेट से बायकॉट कर दिया गया था, उन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलने से बैन लगा दिया गया था। तो दक्षिण अफ्रीका की जब वापस में इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुई तो दक्षिण अफ्रीका ने पहला टेस्ट मैच भारत के खिलाफ खेला था और उस पहले मैच की अंपायरिंग की थी प्रोफेसर रघुवीर सिंह राठौर ने। तो एक उनका इंटरव्यू और एक मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था वहीं एक पहलवान था जय भगवान। वो छोटा बच्चा था, करीब 15-16 साल का लड़का था और नेशनल वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में वो गोल्ड लेकर आया था। तो इन दोनों शख्सियत का मैंने इंटरव्यू किया और इनको पत्रिका में छपने के लिए भेजा और संयोग से पहले ही प्रयास में दोनों इंटरव्यू 2 अलग अलग पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। इसके बाद तो मेरे को जैसे पंख लग गए, मेरा हौसला बढ़ गया और मैं पढ़ाई के साथ साथ पत्रकारिता में तेजी से काम करने लगा। जी, राकेश जी, जैसे आपने बताया अभी कि ऑडियो मीडिया और प्रिंट मीडिया, इसके बारे में, तो आप हमें थोड़ा सा इनमें डिफरेंसेस बताएं कि इन दोनों में अंतर क्या है। ऑडियो मीडिया जैसा कि हम नाम से जानते हैं श्रव्य मीडिया है। ये खासतौर पर रेडियो, एफएम चैनल, ये ऑडियो मीडिया के हिस्सा हैं। प्रिंट मीडिया में आप मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स को शामिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनल पर जो आप रिपोर्टिंग करते हैं, जो आप खबरें देते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा बन जाती हैं। एक और जो आजकल पूरी दुनिया में छाया हुआ है जिसे हम बोलते हैं डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया, जिसमें आप कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, आप इंटरनेट के माध्यम से कोई भी चीज़ों को, अपनी खबरों को या कोई भी जानकारियों को साझा करते हैं। ये सोशल मीडिया का हिस्सा हो जाती है। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि इस क्षेत्र में जाने के लिए कोई डिग्री या डिप्लोमा अपनी जगह है, लेकिन युवा अगर इस क्षेत्र में खुद जाना चाहते हो तो उनमें क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है, अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अगर वो आना चाहता है तो इसलिए ना आए क्योंकि ये ग्लैमर का फील्ड है।
आजकल हर कोई चाहता है जब वो टीवी चैनल पर रिपोर्टर्स को देखता है, अखबारों में लोगों की बाईलाइन खबरें देखता है, तो उसका भी एक बार मन करता है कि काश मैं भी रिपोर्टर होता, मेरा चेहरा भी टीवी पर रोजाना नुमाया हो रहा होता, या मैं रेडियो में होता तो मेरी आवाज लोग सुन रहे होते। सच बात यह है कि अगर उस फील्ड में आपका रुझान है, आपका अध्ययन बहुत अच्छा होना चाहिए जी। और आप लगातार नए जानने की कोशिश करें। और इसके बाद एक जो पत्रकारिता की एक नज़र होती है, क्योंकि आजकल पूरे हमारे समाज में पारुल जी नेगेटिविटी ज़्यादा है जी। सकारात्मकता का ऐसा लगता है जैसे अभाव हो गया है। जो खराब है, जो गलत है, हम उसको हाईलाइट ज़्यादा करते हैं। जो अच्छा हो रहा है, जो पॉजिटिव है, उस पर हम कम ध्यान देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमें एक रचनात्मकता के साथ में, एक पॉजिटिविटी के साथ में, सकारात्मकता के साथ में समाज को एक नया विजन देना है, तो मुझे लगता है इससे अच्छी फील्ड कोई नहीं है। तब तो पत्रकारिता में आपका स्वागत है और निश्चित तौर पर इससे आप देश और समाज को बहुत कुछ दे पाएंगे। जी सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में आकर आपने किन किन हस्तियों की या किन किन महान लोगों की आपने इंटरव्यूज़ लिए हैं और क्या क्या आपको उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ या क्या आपने उनसे शिक्षा प्राप्त की? जी पारुल जी, इंटरव्यू का जहाँ तक सवाल है, मैंने लगभग 20 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हूँ। चाहे वो राजनीतिविद हों, खेलों से जुड़े लोग हों, सिनेमा से जुड़े लोग हों, साहित्य से जुड़े लोग हों, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिस फील्ड से जुड़ी महान शख्सियतों से मैं ना मिला हूँ। एक आपको अच्छी जानकारी ये भी बता रहा हूँ, मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि देश के कम से कम 4 ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और मैं उन 4 शख्सियत से मिला हूँ। मैंने उनके साक्षात्कार लिए हैं। महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, महान गीतकार संगीतकार और अपने आप में एक पूरी सिने इंडस्ट्री असमिया भूपेन दा, जिन्हें हम भूपेन हजारिका के नाम से जानते हैं जी। महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी, जो पूर्व प्रधानमंत्री भी हमारे रहे हैं, और इसके अलावा एक बड़े ज़बरदस्त सोशल वर्कर जिन्होंने वाकई समाज को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, एक नया सोच समाज को दिया है। मैं बात कर रहा हूँ भारत रत्न से सम्मानित नानाजी देशमुख की। इन 4 शख्सियत से मैं एक, नानाजी देशमुख से तो खैर मैं कई बार मिला हूँ और मैंने सभी लोगों के इनके इंटरव्यू किए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी तो खुद चित्रकूट में मेरे पास चलकर आए थे और उन्होंने 2 मिनट मेरे से बात की थी। जी जी। और सबसे बड़ी बात जो आपने मेरे से पूछी कि इन शख्सियतों से मिलने के बाद आपने पाया क्या है, और मैं इस बात से मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो लोग जितने भी बड़े होते हैं वो उतने विनम्र होते हैं जी। उतने ही हम्बल होते हैं। वाकई उनके सामने आपको पहुंचने के बाद आपको लगता है कि ये बड़े हुए कैसे हैं। जी जी सर, आपसे जानकर बहुत खुशी हुई कि आप इतने बड़े व्यक्तियों से मिले, आपने उनका इंटरव्यू लिया। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बुंदेलखंड से जुड़े हुए हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा, आपका जन्म बुंदेलखंड में ही हुआ है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने बुंदेलखंड को किस तरीके से आगे बढ़ाया या बुंदेलखंड में आपने क्या काम किया पत्रकारिता के क्षेत्र में? जी सही सवाल है आपका पारुल जी। बुंदेलखंड में मैं प्रिंट मीडिया में भी रहा हूँ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मेरी शुरुआत बुंदेलखंड से ही हुई है। महोबा से मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जुड़ा, इसके बाद मैं बांदा में मैंने 4 साल काम किया, इसके बाद फिर मैं बरेली चला गया था। तो चाहे वो बुंदेलखंड की बेरोजगारी हो, बेकारी हो, चाहे वो बुंदेलखंड का उस समय दस्यु प्रभावित क्षेत्र था, पूरा क्षेत्र हमारा दस्यु प्रभावित था, तो इन सभी इश्यूज पर मैंने बहुत काम किया है। अशिक्षा, ये बुंदेलखंड की वाकई एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर भी मैंने बहुत काम किया है। और जब मैं वापस बुंदेलखंड आया हूँ तो इस समय मैं एक बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ जो पूरे बुंदेलखंड को समर्पित है। पारुल जी, मैं एक किताब पर काम कर रहा हूँ और ये मेरी एक वेदना का विषय था। बुंदेलखंड की जो शख्सियत हैं, जानी मानी शख्सियत हैं, जिन्होंने देश और दुनिया में अपना नाम कमाया है, बहुत ज़बरदस्त काम किया है, और इन पर अगर आप बुंदेलखंड में कोई किताब मार्केट में पता करने जाएं तो मैं बता रहा हूँ कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि झांसी में भी, बांदा में भी, महोबा में भी, यूपी के किसी भी बुंदेलखंड के क्षेत्र में इन महान शख्सियतों पर कोई भी किताब हमें नहीं मिली। और इसीलिए मैं एक किताब लिखने जा रहा हूँ। ये लगभग प्रिंट होने के लिए जा रही है और इसमें मैंने बुंदेलखंड की उन शख्सियतों को शामिल किया है। फिलहाल अभी मैंने उसको एक शीर्षक दिया है, माटी के लाल। मैथिली शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, मुंशी प्रेमचंद, मेजर ध्यानचंद, मस्तानी, रानी लक्ष्मीबाई जैसी तमाम महत्वपूर्ण शख्सियत जो बुंदेलखंड से जुड़ी रही हैं, उन सबको इस किताब में शामिल किया गया है और लगभग 10 शख्सियतों को इस किताब में मैंने सहेजा है, समेटा है। और ये किताब आने वाले समय में उन शोधार्थियों के लिए, उन छात्रों के लिए भी मील का पत्थर साबित होगी जिन्हें इनसे जुड़ी बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो अभी तक किसी के पास नहीं है। और वो सब जानकारियां मैंने इनके परिजनों से जाकर, इनके घरों पर जाकर इकट्ठा की हैं और वो सभी जानकारियां ऑथेंटिक हैं। जी सर, हमारे जो युवा मित्र हैं वो इस क्षेत्र में अगर आगे जाना चाहते हैं तो आप उनको क्या सलाह देंगे या फिर क्या एडवाइस देंगे कि वो इस क्षेत्र में आने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल आप जानते हैं कि लगभग सभी विषयों में
विभिन्न संस्थान, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, कोर्सेज कराने लगे हैं और पत्रकारिता से रिलेटेड बहुत सारे कोर्स सभी विश्वविद्यालयों से शुरू हो गए हैं। तो जो भी व्यक्ति, जो भी छात्र या छात्रा पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे आना चाहती है तो सबसे पहले तो उसे निश्चित तौर पर एक डिग्री या डिप्लोमा किसी भी अच्छे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से, जहाँ पर लगातार लेक्चर प्रोफेसर आकर बच्चों को सिखाते हैं, वहाँ पर उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है और उनको तकनीक जानकारी दी जाती है, तो वहाँ से उन्हें इसकी डिग्री या डिप्लोमा लेना चाहिए। और इसके बाद फील्ड में जाने के पहले किसी भी संस्थान से जुड़कर 2-3 वर्ष उसके अंदर रहकर पत्रकारिता का ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात एक और मैं बताऊंगा आपको, वो ये है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में अध्ययन बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि आप जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं उस फील्ड के लिए आपको पहले से पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, होमवर्क करना पड़ेगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तब आप जाएंगे तो निश्चित तौर पर लोग आपको वजन देंगे, लोग आपको समझेंगे कि वाकई आप मेहनती हैं और वो मेहनत पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले के समय की पत्रकारिता में और वर्तमान समय की पत्रकारिता में आपको क्या अंतर देखने को मिलता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पारुल किया है। ये पहले की पत्रकारिता एक मिशन थी जी। पहले की पत्रकारिता के पीछे ना तो कोई ग्लैमर था, ना पहले की पत्रकारिता के पीछे पैसा था। ये एक मिशन था, ये लोगों का एक जुनून था जो समाज के लिए और व्यवस्था के लिए कुछ अपना योगदान देने चाहते थे और इसीलिए इसको उस दौर में चौथा स्तंभ कहा जाता था लोकतंत्र का। हालांकि हमारे भारतीय लोकतंत्र में ऑफिशियली कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंभा है, लेकिन फिर भी ये अघोषित रूप से माना जाता है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंभा है। और ये खंभा हमारे उन्हीं विद्वान पत्रकारों की मेहनत का तकाजा है, उन्हीं का ये देन है जिसके कारण पत्रकारिता को समाज में एक स्थान मिला था और लोग पत्रकारों को सम्मान देते थे। और पत्रकारों में लोगों ने कभी वैमनस्यता के साथ या कभी पीठ पत्रकारिता नहीं की। लेकिन आज के दौर में पत्रकारिता का जब से ग्लैमराइजेशन हुआ है, कॉमर्शियलाइजेशन हुआ है, पत्रकारिता आज के दौर में कहने में कोई शक नहीं है दोराहे पे आकर खड़ी हो गई है। पत्रकारों पर लोग सवालिया निशान उठाने लगे हैं जी। पत्रकारों के बारे में लोग जानते हैं ये फलाने हाउस का है, ये फलाने ग्रुप का है और ये इसका मोटो इस तरह का है। तो निश्चित तौर पर जो लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रहे हैं उनको ये सोचना होगा, क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में अब लांछन भी लगने शुरू हो गए हैं जी। पत्रकारिता के क्षेत्र में पैसा तो आया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में इन चीज़ों में जो बुराइयां अभी आ गई हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ का जैसे कल्चर शुरू हुआ है, खबर की पुष्टि किए बिना खबर को आनन फानन में ब्रेक कर दिया जाता है। हमें ये भी देखने की ज़रूरत है, एक इंसान ज़िंदगी भर लगा देता है अपनी समाज में इज्जत बनाने में, अपना नाम कमाने में, अपनी पहचान बनाने में, और हमारा ये कतई हक नहीं है कि हमें कोई एक गलत सोर्स से बिना पुष्ट सूचना को मिले और हम उस सूचना को फ्लैश कर दें। और सोचिए उस व्यक्ति का 1 मिनट में मानमर्दन हो जाता है, उसकी समाज की बनी बनाई इमेज बिगड़ जाती है। तो इसीलिए पत्रकारिता वाकई एक ऐसा पेशा है जिसमें बहुत धैर्य की ज़रूरत है, सनसनी फैलाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण काम होता है एक रिपोर्टर का कि वो जो सच्ची खबरें हैं वो एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से समाज तक पहुंचाए। और चलते चलते हम आपसे एक चीज़ ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप हमारे युवा साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर युवा देश का भविष्य है। आप मेहनती हैं, आप योग्य हैं, आपके पास सूचनाओं का एक बहुत बड़ा स्रोत है। बस केवल मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप पॉजिटिविटी को मत छोड़ें, सकारात्मकता को मत छोड़ें। इस देश का भार आपके कंधे पर है, इस देश और इस समाज को आपको बनाना है। आप जैसा गढ़ेंगे समाज वैसा बनेगा। तो समाज में ये एक दौर आता है जब कभी हमें ऐसा लगता है समाज में नकारात्मकता हावी होती जा रही है, लेकिन हम पढ़े लिखे हैं, हम कल्चर्ड लोग हैं और हमें ही इस समाज को आगे लेके जाना है। तो आप जिस फील्ड में भी अपना कैरियर बनाएं, समाज को जरूर ध्यान में रखें, देश को जरूर ध्यान में रखें। निश्चित तौर पर इसी में हम आपका कल्याण है। जी सर, आपने हमसे इतनी अच्छी बातचीत की, इतनी सारी आपने हमें जानकारी दी और आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया पारुल जी, स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए, और आप जब भी बुलाएंगे मैं निश्चित तौर पर आऊँगा। शुक्रिया जी।